वेलकम टू डे 20। आज हम बात करेंगे सेरिब्रल पॉल्सी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन से। सेरिब्रल पॉल्सी यानी कि सीपी मूवमेंट और पोस्चर से रिलेटेड परमानेंट डिसऑर्डर्स का एक ग्रुप है। इसका मेन कॉज डेवलपिंग फीटल या फिर इन्फेंट ब्रेन में होने वाली डिस्टर्बेंस से होती है। सीपी के बारे में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि ये एक नॉन प्रोग्रेसिव ब्रेन डिस्टर्बेंस से एसोसिएटेड कंडीशन है। मतलब अंडरलाइंग ब्रेन लीजन प्रोग्रेसिवली वर्सन नहीं होते, लेकिन चाइल्ड की फंक्शनल डिफिकल्टीज टाइम के साथ चेंज हो सकती है। सीपी का इम्पैक्ट सिर्फ मूवमेंट तक लिमिटेड नहीं है। कुछ चिल्ड्रंस में कम्युनिकेशन, सेंसरी, कॉग्निटिव या अदर एसोसिएटेड डिफिकल्टीज भी देखी जा सकती हैं। अब समझते हैं इसका नेचर क्या है। सबसे पहला है कि ये नॉन प्रोग्रेसिव ब्रेन लेजन है, यानी कि ब्रेन डैमेज वैसा ही रहता है, बढ़ता नहीं है। सेकेंड इज चेंज इन फंक्शनल एबिलिटीज। हालांकि इंजरी सेम रहती है, लेकिन बच्चे के बढ़ने और सीखने और साथ ही इन्वायरमेंट से उसकी फंक्शनल एबिलिटीज बदल सकती हैं। अर्ली अकरेंस से ये मतलब है कि ये दिक्कत प्रेगनेंसी के दौरान, बर्थ के टाइम या फिर अर्ली इन्फेंसी में भी हो सकती है। वाइड रेंज ऑफ सीवियरिटी में ये है कि इसका असर हर बच्चे पर अलग हो सकता है, कुछ में बहुत माइल्ड और कुछ में बहुत सीवियर। तो इस वजह से मोटर डिफिकल्टीज बढ़ जाती हैं। एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि सेंसरी, कॉग्निटिव, कम्युनिकेशन, बिहेवियर या एपिलेप्सी, ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। अब समझते हैं क्लिनिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सीपी के टाइप्स। सबसे पहला है स्पास्टिक सीपी, और ये सबसे कॉमन भी है। इसमें मसल टोन इंक्रीज हो जाती है, यानी कि स्टिफनेस बढ़ जाती है। सेकेंड है रिफ्लेक्सेस। इसमें बहुत हाई रिफ्लेक्स आते हैं, यानी कि डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस तेज होते हैं। थर्ड है मूवमेंट इश्यूज, चलने और पोस्चर में दिक्कत होती है। उसके बाद आता है अगला टाइप, डिस्काइनेटिक सीपी। इसमें इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स होती हैं। फ्लक्चुएटिंग टोन का मतलब है मसल टोन बढ़ता रहता है। थर्ड है पोस्चर अफेक्टेड, बैठने और उठने में परेशानी होती है। उसके बाद है थर्ड टाइप, अटैक्सिक सीपी। इसमें पुअर बैलेंस होता है, ट्रेमर्स आते हैं, हाथ पैर में कंपन होती है। थर्ड है बैड जजमेंट, यानी कि वो डिस्टेंस एंड डेप्थ का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। उसके बाद है मिक्स्ड सीपी, जिसमें कि दो या दो से ज्यादा टाइप्स के सिम्टम दिखते हैं, जैसे कि स्पास्टिक डिस्काइनेटिक। ये सबसे कॉमन कॉम्बिनेशन है। अब समझ लेते हैं सेरेब्रल पॉल्सी के पैटर्न्स ऑफ मोटर इन्वॉल्वमेंट। इसमें सबसे पहले आता है हेमीप्लेजिया, यानी कि बॉडी में एक साइड के हाथ या पैर अफेक्टेड होना। डाइप्लेजिया में दोनों लोअर लिम्स या दोनों अपर लिम्स अफेक्टेड होते हैं। क्वाड्रिप्लेजिया में चारों लिम्स यानी कि दोनों हाथ दोनों पैर अफेक्टेड होते हैं। कभी कभी ट्रंक और हेड भी अफेक्टेड हो सकते हैं। ट्राइप्लेजिया में 3 लिम्ब अफेक्टेड होते हैं और एक लिम्ब कंपैरेटिवली कम अफेक्टेड होता है। इन पैटर्न को समझना इंटरवेंशन प्लानिंग और सपोर्ट देने में हेल्प करता है। इसके बाद है क्लासिफिकेशन एंड असेसमेंट सिस्टम। अब इसमें देखते हैं GMFCS, ग्रॉस मोटर फंक्शन को असेस करता है, जैसे कि सिटिंग, वॉकिंग या मोबिलिटी। उसके बाद है MACS, ये बताता है कि चाइल्ड डेली लाइफ एक्टिविटी में हैंड्स का यूज कैसे करता है। फिर है CFCS, कम्युनिकेशन एबिलिटीज को क्लासिफाई कर देता है। फिर है EDACS, ये ईटिंग और ड्रिंकिंग एबिलिटीज को असेस करता है। ध्यान रहे ये सिम्टम्स इंटेलिजेंस को नहीं बल्कि फंक्शंस को क्लासिफाई करते हैं। सीपी के साथ ही कुछ सेकेंडरी कंडीशंस भी देखने को मिल सकती है, जैसे कि मसल टाइटनेस और कॉन्ट्रैक्चर्स, मूवमेंट डिफिकल्टीज, स्पीच और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, कॉग्निटिव डिफिकल्टीज, सीजर्स या एपिलेप्सी, और सेंसरी प्रॉब्लम जैसे विजन या फिर हियरिंग डिफिकल्टी। हर चाइल्ड अलग होता है, इसलिए असेसमेंट और इंटरवेंशन भी इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए। इसके बाद है प्रीनेटल कॉजेज। इसमें आते हैं मैटरनल इन्फेक्शन जैसे रुबेला या CMV, कॉन्जेनिटल ब्रेन एबनॉर्मलिटीज, जेनेटिक कंडीशंस, मैटरनल मेडिकल प्रॉब्लम्स, प्लेसेंटल इश्यूज और हार्मफुल सब्सटेंस का एक्सपोजर सीपी के रिस्क को बढ़ा सकता है। लेकिन याद रखिएगा हर रिस्क फैक्टर सीपी का डायरेक्ट कोज नहीं होता। उसके बाद है पेरीनेटल फैक्टर्स, जो कि बर्थ के आसपास के फैक्टर्स होते हैं, जिसमें प्री मैच्योरिटी, लो बर्थ वेट, हाइपोक्सिया यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, या फिर इस्केमिया यानी कि लैक ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, और इंटरक्रेनियल हेमोरेज यानी कि ब्लीडिंग इनसाइड द ब्रेन, और लेबर कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। इसलिए इस टाइम पे मेडिकल केयर और मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। देन वी हैव पोस्टनेटल फैक्टर, जो कि जन्म के बाद होते हैं, यानी कि CNS इन्फेक्शन, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, स्ट्रोक, सीवियर जॉन्डिस, या फिर और कोई एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी जो कि डेवलपिंग ब्रेन को अफेक्ट कर सकती है। इसलिए अर्ली ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। सीपी के असेसमेंट का पर्पस होता है कि चाइल्ड की स्ट्रेंथ और नीड को समझना,
मेडिकल असेसमेंट में हिस्ट्री और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। फंक्शनल में मोटर, कम्युनिकेशन और डेली लिविंग स्किल्स देखी जाती है। एजुकेशनल में लर्निंग और क्लासरूम पार्टिसिपेशन को इवैल्यूएट करते हैं। आई होप आप इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होंगे और आपको ये अच्छे से याद रहेगा। और साथ-साथ ये भी याद रखना ज़रूरी है कि हम कौन से टाइम पे कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं जॉइंट असेसमेंट एंड रोम की, तो सीपी में इंक्रीज्ड मसल टोन की वजह से स्टिफनेस और कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो सकते हैं। रेंज ऑफ मोशन यानी कि रोम को असेस करने के लिए पैसिव मूवमेंट और गोनियोमीटर का यूज़ किया जाता है। रेगुलर असेसमेंट डिफॉर्मिटीज़ को प्रिवेंट करने और थेरेपी प्लानिंग करने में भी हेल्प करता है। आपको ये याद होना चाहिए कि हमारे कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट्स कौन से हैं? शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, हिप, नी या एंकल। इसको असेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? गोनियोमीटर का। क्योंकि ये डिवाइस हमें हमारे जॉइंट के मूवमेंट की फ्लेक्शन को मेजर करने में हेल्प करता है। इसके बाद आता है गेट एबनॉर्मेलिटीज। एबनॉर्मल मसल टोन और वीकनेस के कारण सीपी में डिफरेंट गेट पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। टो वॉकिंग में चाइल्ड टोज पर वॉक करता है। सीजरिंग गेट में लेग्स क्रॉस होती है। क्राउच गेट में हिप्स और नीज ज़्यादा फ्लेक्स्ड होते हैं। स्टिफ नी गेट में नी मूवमेंट कम होता है। वाइड बेस्ड गेट में बैलेंस के लिए पैर ज़्यादा दूर रखकर चलना होता है। आपको पता होने चाहिए कि इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। अब नॉर्मल गेट होगा तो डिफ़िकल्टी होगी वॉकिंग या मोबिलिटी में, फैटीग ज़्यादा होगा, पेन रहेगा मसल्स और जॉइंट्स में, डिफ़िकल्टी होगी बैलेंस एंड पार्टिसिपेशन में और लिमिटेड इंडिपेंडेंस होगी डेली एक्टिविटीज़ में। इसके गोल्स भी आपको पता होने चाहिए। हम गेट असेसमेंट इसलिए करते हैं ताकि हमें टाइप एंड कॉज़ ऑफ अबनॉर्मल गेट पता चले। हम उसी हिसाब से एप्रोप्रिएट थेरेपी और एप्रोप्रिएट ऑर्थोसिस या असिस्टिव डिवाइसेस दे पाएँ और इम्प्रूव करें बच्चे की मोबिलिटी, सेफ्टी और पार्टिसिपेशन को। नेक्स्ट वी हैव सेरेब्रल पॉलिसी के थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इंटरवेंशन गोल डायरेक्टेड, चाइल्ड सेंटर्ड और मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए। उसमें भी पहला आता है फिजियोथेरेपी। इसका फोकस होता है कि मसल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, पोस्चर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करना। चाइल्ड को सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग या ट्रांसफर्स जैसे ग्रॉस मोटर स्किल्स में सपोर्ट दिया जाता है। साथ ही कॉन्ट्रैक्चर्स और डिफॉर्मिटीज को प्रिवेंट करना भी इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड है ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी कि ओटी। इसमें फाइन मोटर्स, हैंड फंक्शन, डेली एक्टिविटी लिविंग एंड जैसे ड्रेसिंग, फीडिंग, टॉयलेटिंग, इन सब चीज़ों पर फोकस किया जाता है। ग्रास्पिंग, मैनिपुलेशन, सेंसरी इंटीग्रेशन इम्प्रूव करने के साथ चाइल्ड को अडेप्टिव इक्विपमेंट यूज करना भी सिखाया जाता है। थर्ड है स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी। इसमें स्पीच क्लैरिटी, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, कम्युनिकेशन और ओरल मोटर स्किल्स इम्प्रूव करने पे फोकस किया जाता है। अगर चाइल्ड को स्पीच के थ्रू कम्युनिकेट करने में डिफिकल्टी है तो एएसी का यूज़ किया जा सकता है। फोर्थ है ऑर्थोटिक मैनेजमेंट। ऑर्थोसिस का पर्पस अलाइनमेंट मेंटेन करना, स्टेबिलिटी इंप्रूव करना और डिफॉर्मिटीज को प्रिवेंट करना होता है। एग्जाम्पल है एएफओ, नी ऑर्थोसिस, हैंड स्प्लिंट या फिर सिटिंग ऑर्थोसिस। इन डिवाइसेस का रेगुलर रिव्यू और एडजस्टमेंट जरूरी है। फिफ्थ है मेडिकल और ऑर्थोपेडिक मैनेजमेंट। इसमें सीजर्स, स्पास्टिसिटी, पेन का मैनेजमेंट, एप्रोप्रिएट मेडिकेशन या फिर कॉन्ट्रैक्चर या डिफॉर्मिटीज के लिए ऑर्थोपेडिक इंटरवेंशन इंक्लूड हो सकता है। और सिक्स्थ है असिस्टिव डिवाइसेस एंड मोबिलिटी सपोर्ट। इसमें वॉकर, व्हीलचेयर, एडियल डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और एनवायरमेंटल एडेप्टेशन शामिल है। एग्जाम के लिए याद रखना होगा सीपी इंटरवेंशन का अल्टीमेट गोल पार्टिसिपेशन और इंडिपेंडेंस बढ़ाना है, सिर्फ इम्पेयरमेंट को रिड्यूस करना नहीं है। अब बात करते हैं रेफरल और मल्टीडिसिप्लिनरी टीम की। सेरेब्रल पॉलिसी के मैनेजमेंट एक सिंगल प्रोफेशनल का काम नहीं है। चाइल्ड की नीड्स मल्टीपल डोमेन्स में हो सकती है, मोटर, कम्युनिकेशन, सेल्फ केयर, मेडिकल, एजुकेशनल और सोशल। इसलिए मल्टीडिसिप्लिनरी टीम का अप्रोच रिक्वायर्ड होता है। रेफरल तब इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब डायग्नोसिस क्लियर ना हो। फॉर एग्जाम्पल मोटर डिफिकल्टीज हो या फिर कॉन्ट्रैक्चर प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा हो या फिर फीडिंग या swallowing प्रॉब्लम्स हो रही हो, स्पीच और कम्युनिकेशन कंसर्न्स हो, सीजर्स हो, लर्निंग या बिहेवियरल डिफिकल्टीज हो। ऐसे में हमें एक टीम की ज़रूरत होती है जो कि मिल के काम कर सके। टीम में सबसे पहला होता है फिजियोथेरेपिस्ट, जो चाइल्ड का पोस्चर, टोन, मूवमेंट, मोबिलिटी, स्ट्रेंथ, बैलेंस, गेट इन सबको असेस और इम्प्रूव करता है। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जो हैंड फंक्शन, फाइन मोटर्स, एडीएल, सेल्फ केयर इन सब चीज़ों पे फोकस करता है और अडेप्टिव इक्विपमेंट सजेस्ट करते हैं। फिर है स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट, जो स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, स्वॉलोइंग इन सबको असेस करते हैं और ज़रूरत के अकॉर्डिंग एएसी भी रेकमेंड कर सकते हैं। फिर आते हैं प्रोस्थेटिस्ट, चाइल्ड की ऑर्थोटिक नीड के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट ऑर्थोसिस को डिज़ाइन करते हैं, फिट और मॉडिफाई करते हैं ताकि अलाइनमेंट और फंक्शनल स्टेबिलिटी इंप्रूव हो। उसके बाद है मेडिकल स्पेशलिस्ट जैसे कि पेडिट्रिशियन,
न्यूरोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट ये मेडिकल डायग्नोसिस और मैनेजमेंट को देखते हैं। ये सीजर्स, स्पास्टिसिटी, पेन, मेडिकेशन और ज़रूरत पड़ने पर सर्जिकल डिसीजंस मैनेज कर सकते हैं। फिर आते हैं स्पेशल एजुकेटर्स। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि एजुकेशनल असेसमेंट, आईपी प्लानिंग, क्लासरूम अडेप्टेशन और पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट करना। टीम और फैमिली के साथ कोऑर्डिनेट भी यही करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर्स में से एक है फैमिली। फैमिली डेली सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इंटरवेंशन फॉलो अप करती है और चाइल्ड की प्रोग्रेस के बारे में टीम को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है। इसके बाद आता है फैसिलिटेटिंग टीचिंग लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन विद सीपी। इसमें हम 7 की स्ट्रेटजीज को समझेंगे। सबसे पहली है एक्सेसिबल क्लासरूम अरेंजमेंट। क्लासरूम का लेआउट ओपन होना चाहिए। फर्नीचर को एडजस्ट करें ताकि व्हीलचेयर मूवमेंट आसान हो। डिस्ट्रैक्शंस कम से कम रखें। सेकेंड है अडेप्ट टीचिंग मेथड। सिंपल लैंग्वेज और शॉर्ट इंस्ट्रक्शन यूज करें। बच्चों को विजुअल क्यूज, पिक्चर्स और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज से सिखाएं। थर्ड है अलाउ एडिशनल रिस्पॉन्स टाइम। बच्चों को सोचने और रिप्लाई करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दें। जल्दी बिल्कुल ना करें, पेशेंट रहें। ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग। सिर्फ बोलने पर जोर ना दें। बच्चों को जेस्चर, पॉइंटिंग, आई गेज या कम्युनिकेशन डिवाइस यूज करने दें। फिफ्थ है राइटिंग फिजिकल टास्क अकोमोडेशन। मोटे पेंसिल्स या फिर पेंसिल ग्रिप्स प्रोवाइड करें। स्क्रिबलिंग के बदले लैपटॉप्स या टेक टूल्स का ऑप्शन दें। सिक्स्थ है पीयर सपोर्ट। क्लासमेट्स के साथ कोऑपरेटिव लर्निंग बढ़ाएं। बच्चों में एम्पैथी और डायनेमिक फ्रेंडशिप्स को एनकरेज करें। सेवेंथ है प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन। हर बच्चे को एक्टिविटीज में चॉइसेस दें। उनके हर छोटे एफर्ट और प्रोग्रेस को खुलकर प्रेज करें। इन इंक्लूसिव स्ट्रैटेजीज को यूज करके हम हर बच्चे को एक कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट लर्नर बना सकते हैं। तो फिर अब हम समझेंगे सीपी की फंक्शनल लिमिटेशन का एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहला है एवरी चाइल्ड विद सीपी इज यूनिक। हर चाइल्ड में लिमिटेशन सेम नहीं होती और हर लिमिटेशन विजिबल नहीं होती। तो उसमें हम पहले बात करेंगे मोबिलिटी लिमिटेशंस की। चाइल्ड को वॉकिंग, क्लासरूम में मूव करना, पोजीशन चेंज करना, इन सब में डिफिकल्टीज आ सकती हैं। इसलिए चाइल्ड को एक्स्ट्रा टाइम, अप्रोप्रिएट स्पेस और मोबिलिटी सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है। सेकेंड है हैंड फंक्शन और फाइन मोटर डिफिकल्टी। पुअर ग्राफ्स, मैनिपुलेशन प्रॉब्लम्स, स्लो हैंड मूवमेंट्स की वजह से हैंड राइटिंग, कटिंग, ड्राइंग, स्टेशनरी यूज सब कुछ डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए अडेप्टिव राइटिंग टूल्स या अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स मेथड हेल्पफुल हो सकते हैं। थर्ड है कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज। कुछ चिल्ड्रन की स्पीच स्लो या अनक्लियर हो सकती है। चाइल्ड को अपनी नीड्स और थॉट्स एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी आ सकती है, जिसकी वजह से क्लासरूम डिस्कशन और ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन अफेक्ट हो सकता है। फोर्थ है फटीग और रिड्यूस्ड एंड्योरेंस। सीपी के कुछ चिल्ड्रन टायर्ड हो सकते हैं, इसलिए लॉन्ग टास्क के बीच में रेस्ट ब्रेक देना यूजफुल होता है, क्योंकि फटीग हमारी अटेंशन और कोऑर्डिनेशन को भी अफेक्ट कर सकती है। फिफ्थ है सेल्फ केयर नीड्स। कुछ चिल्ड्रन को ईटिंग, टॉयलेटिंग, ड्रेसिंग, इन सब चीज़ों में असिस्टेंस चाहिए होती है, स्पेशली ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। सिक्स्थ है लर्निंग एंड एकेडमिक इम्प्लीकेशन। चाइल्ड को रीडिंग, राइटिंग या क्लासरूम टास्क कंप्लीट करने में एडिशनल टाइम लग सकता है। बोर्ड से कॉपी करना डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए अडेप्टिव मटेरियल्स, अल्टरनेटिव मेथड्स और एप्रोप्रिएट अकोमोडेशन प्रोवाइड किए जा सकते हैं। और सेवेंथ है पार्टिसिपेशन बैरियर्स। फिजिकल एनवायरनमेंट, इनएक्सेसिबल फैसिलिटी या फिर अनसुटेबल एक्टिविटीज की वजह से चाइल्ड गेम्स, फिजिकल एक्टिविटीज या ग्रुप वर्क में फुली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। इसलिए कहते हैं कि टीचर का फोकस बच्चे की लिमिटेशन पर नहीं होना चाहिए, उसकी एबिलिटीज और स्ट्रेंथ पर होना चाहिए, ताकि वो उसे एक्सेसिबल क्लासरूम एनवायरनमेंट दे सके, अडेप्टिव टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड करा सके, एक्स्ट्रा टाइम, अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स मेथड, कोलैबोरेशन विद पेरेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, इन सब चीज़ों के थ्रू उसका पार्टिसिपेशन इम्प्रूव हो सके। सिंपल लैंग्वेज में गोल है बैरियर्स को रिमूव करना, पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना और लर्निंग को एक्सेसिबल बनाना। अब इस स्लाइड में हम बात करेंगे प्रोस्थेटिक यानी कि सपोर्टिव एनवायरनमेंट एट स्कूल एंड होम। इसका सबसे पहला पॉइंटर है एक्सेसिबिलिटी एंड सेफ्टी। रैम्प्स, वाइड डोर्स, लेवल फ्लोरिंग, नॉन स्लिप सरफेस और क्लियर वॉकवेज इंश्योर करनी चाहिए। प्रॉपर लाइटिंग और प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट भी सेफ्टी इंप्रूव करता है। सेकेंड है क्लियर पाथवेज एंड एडुकेट स्पेस। व्हीलचेयर या वॉकर यूज करने वाले चाइल्ड के लिए पाथवेज वाइड और अनक्लटर्ड होने चाहिए। क्लासरूम में टर्निंग और मूवमेंट के लिए सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए। थर्ड है एक्सेसिबल फर्नीचर एंड फैसिलिटीज। हाइट एडजस्टेड डेस्क होने चाहिए, सपोर्टिव चेयर और प्रॉपर फुट सपोर्ट चाइल्ड को कंफर्टेबल और फंक्शनल पोजीशन में रखने के लिए हेल्पफुल होना चाहिए। फ्रीक्वेंटली यूज्ड मटेरियल चाइल्ड की इजी रीच में होने चाहिए। एक्सेसिबल टॉयलेट और हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है फिजिकल बैरियर्स को रिड्यूस करना। जहाँ पॉसिबल हो स्टेयर्स के अल्टरनेटिव के रूप में रैम्प्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। हेवी डोर्स और डोर्स थ्रेशोल्ड को मॉडिफाई किया जा सकता है। लीवर हैंडल्स और ईजी टू ओपन डोर्स इंडिपेंडेंस इंप्रूव कर सकते हैं। फिफ्थ है सपोर्टिंग इंडिपेंडेंस।
चाइल्ड को हर टास्क में अननेसेसरी हेल्प करना के बजाय जितना पॉसिबल हो उतना इंडिपेंडेंटली उसको परफॉर्म करने देने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। अडेप्टिव टूल्स और इक्विपमेंट का यूज़ किया जा सकता है और ईटिंग, ड्रेसिंग, टॉयलेटिंग जैसी सेल्फ केयर स्किल्स को एनकरेज किया जा सकता है। सिक्स्थ है स्कूल एंड होम कोलैबोरेटिव सपोर्ट। जो स्ट्रैटेजीज स्कूल में यूज हो रही है उनमें कंसिस्टेंसी होम पर भी मेंटेन करना बेनिफिशियल होता है। टीचर, थेरेपिस्ट और फैमिली मिलकर प्लानिंग कर सकते हैं और चाइल्ड की नीड्स को रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए। अगर बात करें आईपी फॉर चिल्ड्रन विद सीपी की, तो उसमें सबसे पहले आता है प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि जिसे हम केस हिस्ट्री भी कह सकते हैं कि प्रीवियस क्या था और अभी प्रेजेंटली बच्चा क्या परफॉर्म करता है। उसके बाद है फंक्शनल एंड एजुकेशनल नीड्स क्या क्या है। उसके बाद होते हैं स्मार्ट गोल्स, यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। उसके बाद है मोटर एंड फंक्शनल गोल्स क्या क्या है, क्योंकि सीपी के केस में तो फंक्शनल डिफिकल्टी ज़्यादा हो रही है। उसके बाद है एकेडमिक गोल्स, कि बच्चे की पढ़ाई में क्या दिक्कत आ रही है, उसके लिए हम क्या-क्या गोल्स बना सकते हैं। फिर है कम्युनिकेशन एंड सेल्फ केयर गोल्स। अगर बच्चे को प्रॉब्लम है कि सेल्फ केयर नहीं कर पा रहा है, अपनी डिफ़ॉर्मिटीज़ या लिमिटेशंस की वज़ह से, तो हम उसको हेल्प कर पाएँ। उस तरीके के गोल्स होने चाहिए। फिर है अकोमोडेशन एंड मॉडिफ़िकेशन। जितना भी हम बच्चे के लिए अडैप्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट को, उतना करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद है मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। जितनी भी हमने ये प्लानिंग करी है, उसमें वो सब कुछ ठीक हो रहा है, गोल्स हमारे सही से टाइम पे कवर हो पा रहे हैं या नहीं, और अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो हमें उसे कैसे टैकल करना है, गोल को कैसे हमें एक लेवल तक लेके जाना है कि बच्चे के अंदर इंडिपेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन बूस्ट हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है टीएलएम फॉर चिल्ड्रन विद सीपी। सीपी वाले चिल्ड्रंस के लिए टीएलएम बनाते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है मटेरियल चाइल्ड की फंक्शनल एबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। टीएलएम सिंपल, सेफ, एक्सेसिबल, एंगेजिंग और इजी टू यूज होना चाहिए ताकि चाइल्ड लर्निंग और एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। सबसे पहले मटेरियल है लार्ज और इजी टू हैंडल। फॉर एग्जांपल बिग साइज ऑब्जेक्ट, लाइट वेट मटेरियल्स, गुड कलर कंट्रास्ट और लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स, इन सब का यूज कर सकते हैं। राइटिंग और लर्निंग मटेरियल्स को भी अडेप्ट किया जा सकता है, जैसे कि बोल्ड लाइंस, लार्ज फॉन्ट्स, रेज्ड लाइन पेपर, पेंसिल ग्रिप्स और स्लैंट बोर्ड्स। और अगर चाइल्ड को विजुअल या टैक्टाइल सपोर्ट की भी ज़रूरत है तो पिक्चर, सिंबल, रियल ऑब्जेक्ट, टेक्सचर्स, टैक्टाइल मटेरियल्स का यूज़ किया जा सकता है। फाइन मोटर डिफिकल्टीज वाले चिल्ड्रन की एक्टिविटी को सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है, जैसे कि लार्ज नोब्स, वेलक्रो, मैग्नेटिक पीसेस, लूप फास्टनर, ये सब यूज़ किए जा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कटिंग, पेस्टिंग या टीयरिंग एक्टिविटीज को रिड्यूस किया जा सकता है। हर चाइल्ड ट्रेडिशनली राइटिंग या स्पीकिंग के थ्रू रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है, इसलिए अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स फॉर्मेट भी प्रोवाइड करना इम्पॉर्टेंट है। चाइल्ड पॉइंटिंग, आई गेजिंग, हेड नोड, कम्युनिकेशन बोर्ड, ओरल रिस्पॉन्स, ड्राइंग या सिंबल्स के थ्रू आंसर देना, ये सब। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है टीएलएम डायग्नोसिस के बेसिस पर नहीं, फंक्शनल नीड के बेसिस पे होना चाहिए। चाइल्ड की मोटर, विजन, कॉग्निशन, कम्युनिकेशन एबिलिटीज ये सब कुछ असिस्ट करनी होगी। फिर सुटेबल मटेरियल सिलेक्ट करना होगा और चाइल्ड की प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग टीएलएम को साथ साथ मॉडिफाई भी करते रहना चाहिए। याद रखिएगा, राइट मटेरियल, राइट वे, राइट मैच मीन्स बेटर लर्निंग एंड इंडिपेंडेंस। अब हम आते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर लर्निंग एंड फंक्शनल एक्टिविटीज। एटी का पर्पस सिर्फ मूवमेंट इंप्रूव करना नहीं होता, ये लर्निंग, कम्युनिकेशन, सेल्फ केयर, पार्टिसिपेशन और इंडिपेंडेंस को भी सपोर्ट करती है। सबसे पहले आते हैं मोबिलिटी एड्स, जैसे कि व्हीलचेयर, वॉकर्स, रोलेटर्स, केन्स, क्रचेस और गेट ट्रेनर्स। सेकंड है सिटिंग एंड पोजिशनिंग डिवाइसेस, जैसे कि स्पेशल सिटिंग सिस्टम्स, पोजिशनिंग चेयर्स, कुशन्स, वेजेस और स्टैंडिंग फ्रेम्स, जो कि चाइल्ड को प्रॉपर पोस्चर और पोजिशनिंग मेंटेन करने में हेल्प कर सकते हैं। थर्ड है राइटिंग के लिए पेंसिल ग्रिप्स, थिक पेंसिल्स और पेन्स, स्लैंट बोर्ड्स, राइटिंग गाइड्स और इजी ग्रिप सीजर्स यूजफुल हो सकते हैं। फिर है कीबोर्ड्स और माउस, एक्सेस के लिए लार्ज की कीबोर्ड्स, वन हैंड कीबोर्ड, की गार्ड्स, ट्रैक बॉल्स और स्विच माइस का यूज किया जा सकता है। उसके बाद है कम्युनिकेशन के एरिया में एएसी, यानी कि ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, जिसे हमने एएसडी वाली वीडियो में भी अच्छे से कवर किया था। इनका यूज कर सकते हैं पिक्चर कम्युनिकेशन बोर्ड, स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और कम्युनिकेशन एप्स, ये सब इनके एग्जाम्पल है। फिर आता है कंप्यूटर एंड टैबलेट एक्सेसिबिलिटी के लिए टच स्क्रीन्स, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स, टेक्स्ट टू स्पीच, वॉइस कमांड्स और आई गेज सिस्टम्स का यूज किया जा सकता है। डेली लिविंग और सेल्फ केयर के लिए अडेप्टिव ईटिंग यूटेंसिल्स, ड्रेसिंग एड्स, रीचर्स, ग्रैबर्स, बटन हुक्स और बाथिंग टॉयलेटिंग एड्स, इन सब का यूज किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि राइट असिस्टिव टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कैसे करें। सबसे पहले चाइल्ड की फंक्शनिंग नीड आइडेंटिफाई करनी होगी।
चाइल्ड की स्ट्रेंथ, डिफिकल्टीज और गोल्स को असेस करना और देखना कि डेली एक्टिविटीज में एक्चुअल बैरियर क्या है, वेदर इट इज एट होम और स्कूल और कम्युनिटी। सेकंड स्टेप है एटी को एक्टिविटी के साथ मैच करना, मतलब जो टास्क चाइल्ड को परफॉर्म करना है उसके लिए वही एटी चूज करें जो जनरली उस टास्क को ईजियर बनाए। थर्ड है इंडिविजुअलाइज सिलेक्शन। एटी चाइल्ड की साइज, एबिलिटी, प्रेफरेंस और गोल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। चाइल्ड को पॉसिबल हो तो डिवाइस ट्राई करने और अपना फीडबैक देने का अपॉर्चुनिटी भी देना चाहिए। फोर्थ स्टेप है ट्रेनिंग। चाइल्ड की ही नहीं, टीचर और फैमिली को भी एटी का करेक्ट यूज करना सिखाना चाहिए। उसको मेंटेन कैसे करना है, ट्रबल शूटिंग जो है बेसिकली वो कैसे देनी चाहिए। फिफ्थ है रेगुलर मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट। रियल लाइफ सिचुएशंस में देखना ज़रूरी है कि एटी एक्चुअली इफेक्टिव है या नहीं, फिट है, कंफर्टेबल है, यूजेबिलिटी है, चाइल्ड की परफॉर्मेंस को रेगुलरली चेक कर पा रहे हैं। अगर चाइल्ड की नीड चेंज हो जाती है तो एटी को भी मॉडिफाई, रिप्लेस या अपग्रेड किया जा सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सेरेब्रल पॉलिसी के पीवाईक्यू पैटर्न बेस्ड मैंने कुछ एमसीक्यू प्रिपेयर किए हैं आप सबके लिए। ये टोटल 15 एमसीक्यूज है, आप इन्हें सॉल्व कीजिए पॉज करके। आंसर की प्रोवाइडेड है बॉटम पे, और अगर आपको लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम डे 21 पे कवर करेंगे एम्पिटीज, पोलियो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, स्पाइना बाइफिडा एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। So yeah, that's it for today. Like, subscribe, comment and share as you always do. As your support makes me feel very motivated to create better content for you. And let's keep continuing our target as a special educator to make this world more inclusive and empowering for all. And I really believe that we can achieve it together.